गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भगवान के डाकिए पार्ट 6। आज हम हिंदी का ये चैप्टर पढ़ेंगे। मैं अर्चना वशिष्ठ आपको पढ़ा रही हूँ। और भगवान के डाकिए का मतलब यहाँ पर ये है कि डाकिया जो है वो एक मनुष्य का संदेश यानी एक व्यक्ति का संदेश दूसरे मनुष्य तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है। इसी प्रकार पक्षी और बादल ये सभी एक दूसरे के जो प्रेम होता है, सद्भाव है, बंधुत्व की भावना से रहने का ये संदेश एक दूसरे को देते हैं। तभी तो पक्षी अपने पंखों से फूलों की सुगंध को दूर दराज तक के देशों में फैलाते हैं और बादल एक देश की भाप से बनकर यानी एक देश में बनते हैं और दूसरे देश में जाकर बरसात कर देते हैं। इसी कारण पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा गया है। ये भगवान के डाकिए का मतलब आपको समझ आ गया होगा। पक्षी होते हैं, विचरण करते हैं, जिनके पंख होते हैं। ये आपके चित्र सामने दे ही रखा है ये वाला। तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से, महादेश का मतलब क्या है? विशाल देश, बड़ा देश। जैसे अपना भारत है, अमेरिका है ना, जापान है या रूस है, ये सब अलग अलग जो हैं इस तरह से। तो दक्षिण अफ्रीका है या कोरिया है, तो जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते का मतलब यहाँ पर है पढ़ने से। बाँचते हैं जैसे अपन किताब पढ़ते हैं, वो ही मतलब है यहाँ पर। बाँचते हैं यानी पढ़ते हैं। तो महादेश, विशाल देश, बाँचते हैं, पढ़ते हैं। पेड़ आप जानते ही हो, वृक्ष, पौधे, छोटे छोटे पौधों को कहते हैं। पानी और पहाड़ है ना। चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं कागज़ों पे, पेन या कलम से, स्याही से, है ना। अब इसमें ऐसा कुछ शब्दार्थ नहीं है जो समझाया जाए, तो अब आप इधर ध्यान दें। ये जो पद्यांश है यानी ये जो कविता है, ये किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखी है बेटा? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। और यहाँ पर जो कवि हैं वो बताना चाह रहे हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुँचाते हैं। यानी विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार करने के लिए वो क्या करते हैं? प्रेम, सद्भाव और एकता, भाईचारा और आपस में मिलकर रहने का संदेश देते हैं। तो इस तरह से जो भगवान के डाकिए हैं, भगवान के डाकिए कौन? पक्षी और बादल। ये भगवान के डाकिए जो हैं वो हमें विश्व बंधुत्व की भावना को भी सिखाते हैं। यानी पूरा कुटुंब हमारा एक है, विश्व बंधुत्व की भावना को सिखाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल क्या हैं? भगवान के डाकिए हैं, यानी भगवान की चिट्ठियों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। पक्षी एक दूसरे जो एक महादेश से, पक्षी एक देश से, एक महादेश से, एक देश से दूसरे देश में घूम कर, और बादल जो है उमड़ घुमड़ कर इधर उधर जाते हैं ना, घुमड़ते हुए। बादल पानी से भरे हुए काले काले बादल, आपने आजकल भी बरसात हो रही है डेली, तो जो इधर से उधर घुमड़ कर अपना विश्व बंधुत्व का संदेश पूरी प्रकृति, अर्थात पूरी प्रकृति से मतलब क्या है यहाँ पर? पेड़ पौधों को, तालाब, नदियाँ, सागर और पर्वतों और मनुष्य तक पहुँचाते हैं। कवि का मानना क्या है यहाँ पर कि पक्षी और बादल के संदेश को, अब देखो हम तो नहीं समझ पाते हैं, एक देश से दूसरे देश को जाते हैं ये लोग, महादेश को। पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं। यानी उनकी बातें हम मनुष्य जो हैं वो समझ नहीं पाते, है ना, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी और बादलों का जो संदेश है वो प्रकृति समझ लेती है और उनके द्वारा दिए जाने वाले संदेशों को मनुष्य नहीं समझ पाते, लेकिन प्रकृति समझ लेती है। ठीक है बेटा, ये आपका इस पैराग्राफ का अर्थ हुआ। अब दूसरा है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती
दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है मतलब तैरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब देखो, हम तो केवल यह आंकते हैं। अब आंकते का मतलब क्या है? समझना, समझते हैं। इसका शब्दार्थ क्या है? समझते हैं कि एक देश की धरती यानी एक जगह की धरती, एक देश की धरती क्या करती है? दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी खुशबू भेजती है। यानी बरसात यहाँ पर हुई है और वो बादल जो है वो दूसरी जगह जाकर बरसते हैं, तो जो इस देश की मिट्टी की सुगंध है, जो हवा है, वो तैरते हुए वहाँ तक दूसरे देश तक भी पहुँचा देती है। अब कहीं आपने कई बार देखा होगा, कोई गांव में जैसे या इधर उधर कहीं बरसात होती है, जब ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं तो अपन को मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू नज़र आती है, यानी सूंघने में महसूस होती है। तो हम क्या कहते हैं? अरे इधर कहीं बारिश हुई है, इसलिए ऐसी मिट्टी की खुशबू आ रही है। तो वही चीज़ यहाँ पर कवि कह रहा है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी मिट्टी की खुशबू को भेजती है। कहाँ, कैसे भेजती है? हवा में तैरकर, हवा में तैरते हुए, यानी हवा जो है वो मंद मंद जो चलती है उससे तैरते हुए वो सुगंध जो है वो वहाँ तक आती है। तो पक्षियों के पंखों द्वारा और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, वह सौरभ यानी सुगंध जो है वो, खुशबू जो है वो कैसे जाती है? सुगंध माने मधुर गंध और सौरभ माने खुशबू। सुगंध माने मधुर गंध यानी अच्छी गंध, और सौरभ माने खुशबू। ये दोनों शब्द देख लें, सौरभ माने खुशबू, ठीक है। हवा में तैरते हुए यानी हवा जो है मंद मंद बहते हुए वो दूसरे देशों तक पहुंचा देती है। तो दूसरे देशों को बिना बाधा के अर्थात बिना रुकावट के पहुंचा देती है। एक देश में बादल बनते हैं, पक्षियों की पाँखों पर तैरता है, यानी जो पक्षियों की पंखों पर तैरता हुआ, पक्षी भी तो उड़ते हुए जाते हैं, हवा के साथ साथ पक्षी भी तो उड़ते हैं, है ना। तो हवा मंद मंद चलते हुए उस सौरभ को, उस खुशबू को पहुंचा देती है, और पक्षियों की पाँखों पर, पक्षियों के पंखों पर भी वो खुशबू वहाँ तक पहुँच जाती है। अब आगे क्या है? और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब देखो, कहीं ज़्यादा गर्मी हो रही है, बादल क्या करते हैं आप जानते हैं, पहले तालाबों, नदियों या समुद्रों कहीं से भी जो है वो ऊष्मा जो है वो ऊपर जाती है बादलों में, है ना। गर्मी जो पानी को सोख लेते हैं चारों तरफ के को, और फिर उसके बाद में बादल भर जाते हैं, और उसके बाद में जब वो आपस में टकराते हैं या बड़े पहाड़ों से टकराते हैं या बड़े पेड़ों से टकराते हैं या आपस में टकराते हैं, तो वो नीचे पानी बरस जाता है। तो एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है कि जब बादल बनते हैं तो दूसरे देश में जाकर वो बिना रुकावट के बरस जाते हैं। तो भाव क्या है यहाँ पर? भावार्थ क्या है इसका? कि प्रकृति ना किसी बंधन में बंधती है और ना किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। यानी प्रकृति के बादल और प्रकृति की धरती, प्रकृति की हवा, ये तीनों ही स्वच्छंद हैं और कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं, क्योंकि प्रकृति में जो पक्षी हैं वो यहाँ से, जैसे मान लो प्रकृति में पक्षियों ने यहाँ कोई चुग्गा खाया और कहीं जाकर वो कहीं और बैठे और वो वहाँ पर जाकर वो बीज गिर गया तो वो पेड़ भी उग जाते हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे से विश्व बंधुत्व की भावना का काम करते हैं, आपस के भेदभाव को मिटाते हैं। हवा, बादल और पक्षी और धरती जो है वो इनमें सहायक की भूमिका निभाती है। यहाँ की धरती हो चाहे कहीं और की धरती हो, क्यों? क्योंकि पानी जब बादल बनकर जाता है तो बादलों में चला जाता है ना। हवा बहती है तो वहाँ की जो भी बरसात हुई है या कुछ हुई है, जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू है वो एक दूसरे से हवा के जरिए बह जाती है। और जो पक्षी हैं वो अपने पंखों पर वो खुशबू को लिए इधर से उधर चले जाते हैं। दूसरी बात, पक्षी जो हैं वो पेड़ पौधे उगाने का भी काम करते हैं, क्योंकि उनके यदि वो कुछ खाते हुए इधर से उधर चले जाएं तो उनका कहीं बीज गिर जाता है, कहीं वैसे बैठ जाते हैं तो उस हिसाब से बीज गिर जाता है। तो इस तरह से पक्षी जो हैं वो बहुत अधिक प्रकृति को चलाने का काम करते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रकृति ना किसी के बंधन में बंधती है, भावार्थ यहाँ पर ये है, और ना किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए। अब ये जो पूरा पाठ है वो क्या समझा रहा है कि मनुष्य को
भी क्या करना चाहिए, आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि यहाँ विश्व एकता का संदेश देना चाहता है। इस कविता के माध्यम से कवि क्या चाहता है, विश्व एकता का संदेश देना चाहता है। तो ये जो आपकी कविता है भगवान के डाकिए पूरी हो गई। अब इसके आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको भेज दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन था इसका, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। अब इसका मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं पाठों का जो अर्थ होता है बेटा, उसी के आधार पर उत्तर भी दिए जाते हैं और प्रश्नानुसार ही उत्तर दिए जाते हैं। तो आपको कैसे, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है। अब अपन आंसर में क्या लिखेंगे, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, इसलिए बताया है क्योंकि दोनों मनुष्य द्वारा बनाई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। पक्षी अपने पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर के देशों तक फैलाते हैं और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। इसलिए ये विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार करने के लिए प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न आपका ये है, पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। अब पक्षी और बादलों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ता है, मनुष्य के अलावा प्रकृति के विभिन्न अंग। प्रकृति के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, पेड़ पौधे, तालाब, नदियाँ, सागर तथा पहाड़, ये सब पढ़ पाते हैं। अब तीसरा प्रश्न आपका इसमें ये आ रहा है कि किन पंक्तियों का भाव है। अब देखो आपको भाव आंसर प्रश्न में दे रखा है, अपन इनका भाव लिखते, इन लाइनों का यानी अर्थ लिखते, लेकिन इन लाइनों का अर्थ ना लिखकर हम क्या कर रहे हैं, भाव दे दिया प्रश्न में। तो ये पूछ रहा है कि इन लाइनों का जो भाव ये जो है वो कौन सी लाइनों से लिया गया है। अब पहला प्रश्न है आपका, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, ये आपका भाव है। अब आपको क्या लिखना है, इन भाव की कौन सी पंक्ति हैं जो जिनका भाव ये है। तो आपको लिखना है पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ये पूरी लाइनें आपको यहाँ से यहाँ तक की इस प्रश्न में आंसर में लिखनी है। ऐसे ही दूसरा भाव क्या है, प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती। प्रकृति कोई भी भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाता है, इसका अर्थ है। ठीक है, तो अब आपको ये वाली लाइनें लिखनी है आपको आंसर में भाव करके कि हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इस तरह से ये दोनों ही पैराग्राफ जो आपको उस प्रश्न के आंसर में लिखने हैं। अब देखो लाइनें आती हैं तो भाव लिखना होता है और भाव आता है तो लाइनें लिखवा रहा है। ये तो उल्टा कर दिया है इसमें तीसरे प्रश्न में, इस चीज़ का ध्यान रख लें। और चौथा प्रश्न है आपका, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। अब देखो पक्षी और बादल की चिट्ठियों में से पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर द्वारा दिए गए प्रेम, सद्भाव, परस्पर मेल और एकता का जो संदेश है उसको पढ़ पाते हैं, उसी को विश्व के आंगन में प्रसारित करते हैं। ये चौथे प्रश्न का आंसर है आपका। और पांचवें प्रश्न का आंसर है, एक देश की धरती जो है वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। अब आपको इसका भाव लिखना है। भाव का मतलब कि प्रकृति के लिए सभी मनुष्य समान हैं। अपने पराये की भावना तो मनुष्य में ही स्वार्थ के कारण निहित है। प्रकृति तो मनुष्य को समान दृष्टि से देखती है। वह प्रेम, एकता एवं सद्भाव के संदेश रूपी सुगंध हवा और पक्षियों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश को भेजती है, जिससे मनुष्य के बीच विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार होता है। इस तरह से ये आपके 5 क्वेश्चन थे। इसका मैं आपको PDF भेज दूँगी, आपको समझ में आ गए होंगे। और ये आंसर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। शब्दार्थ भी आपको कॉपी में करने हैं, जैसे कि महादेश है, ठीक है, और आपका बाँचते, आँकते, सुगंध, सौरभ, पाँख माने पंखों, ये सब
आपको प्रश्न आपके जो शब्दार्थ हैं वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो आपको इस तरह से ये पाठ आपका पूरा हो जाएगा। कुछ तो आपके शब्दार्थ किताब में ही लिख रहे हैं और कुछ यहाँ से एक दो और लिख लेना, जैसे महादेश यानी महाद्वीप और विशाल देश। ठीक है, थैंक यू।